हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। कोई भी पेशेंट हमारे पास प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट के साथ आती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आती है तो आपके पास एक ही दम से तो नहीं आती, उसको ये लगता है कि घर में ही हम मैनेज कर लें। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो पढ़ेंगे हम। जब पेशेंट उससे रिलीफ नहीं होती तब हमारे पास हॉस्पिटल आती है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसका, और उसके बाद भी अगर रिलीफ नहीं होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड या नॉन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इसमें क्या है, एक ऑप्शन है एक्यूपंक्चर एंड ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इससे क्या होता है, पेन के जो साइन है या पेन की जो सेंसेशन है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है और पेन कम फील होता है पेशेंट को। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या करते हैं, हॉट वाटर बैग जो घर में हम यूज़ करते हैं, साथ में उसके साथ कोई भी एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं। एज जनरल कोई भी घर में एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, ये है सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड क्या है, विटामिन ई या हर्बल कोई भी हर्बल डाइटरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, उससे भी रिलीफ होने के चांसेस हैं। अगर पेशेंट इससे रिलीफ नहीं होती तो उसके बाद वो मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो पेशेंट आपके पास आएगी हॉस्पिटल में। देन हम क्या करेंगे, हमें पहले जो हमने कॉजेज पढ़े थे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम उसको ट्रीट कैसे करना है। हमें कुछ भी रटना नहीं है, बेसिकली हमें ये देखना है कि हुआ क्या था और उसके पाथवे को हमें कट करते जाना है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी पढ़ी थी फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्सेस होने की वजह से पेन की सेंसेशन बढ़ रही थी, तो हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन बंद कर देंगे। उसके लिए पाथवे कौन सा था, कॉक्स पाथवे था, जिसमें दो कॉक्स होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो कॉक्स पाथवे को हम ब्रेक कर देंगे। तो ये इसमें पहली ट्रीटमेंट का पहला स्टेप क्या रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेटेज एंजाइम किस पाथवे में होता है, कॉक्स पाथवे में, तो हम कॉक्स पाथवे को ब्लॉक कर देंगे। तो कॉक्स पाथवे को ब्लॉक किससे करेंगे आप, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स से, एनएसआईडीज से। ठीक है, एनएसआईडीज हम दे देंगे, जिसमें मोस्ट कॉमनली हम दे सकते हैं मिफेनेमिक एसिड। 500 mg की टैबलेट आती है जिसको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स से दे देते हैं। साथ में हम देखते हैं कि पेशेंट को स्पास्मोडिक पेन भी था, तो स्पाज्म को हम कम करेंगे बाय गिविंग एंटीस्पास्मोडिक। एंटीस्पास्मोडिक आप ड्रोटावेरिन दे सकते हैं या डाइसाइक्लोमीन भी दे सकते हैं। फिर दूसरी हम क्या यूज कर सकते हैं, एनएसआईडीज, आइबुप्रोफेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेप्रोक्सन यूज किया जा सकती है, लेकिन आजकल नेप्रोक्सन को अवॉइड करते हैं। एस्प्रिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हम इसे अवॉइड कर देते हैं। फिर दूसरी और कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, कॉक्स 2 इनिबिटर। ये तो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का कॉम्बिनेशन था, कॉक्स 2 इनिबिटर है सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब यूज कर सकते हो आप, या पैरासीटामोल की जो नॉर्मल घर में टैबलेट होती है, 500 mg की टैबलेट घर में मोस्टली हर घर में अवेलेबल होती हैं, तो पैरासीटामोल की टैबलेट्स लेके भी आराम आ जाता है। अब इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनके साइड इफेक्ट हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिस्पेप्सिया। ठीक है, एंड पेशेंट में एसिडिटी भी हो जाती है कुछ में। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन पेशेंट्स को आप ये एनएसआईडीज नहीं दे सकते, अस्थमेटिक पेशेंट्स को आप नहीं देंगे। किसी को ड्रग की एलर्जी है, कुछ लोगों को पैरासीटामोल की एलर्जी होती है, उनको नहीं देंगे हम। ठीक है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर हो जिसको, उसको नहीं देंगे हम। अब दूसरी कौन सी टैबलेट के लिए प्रोसीड करेंगे, अगर किसी पेशेंट को इन दवाइयों से आराम नहीं आ रहा, इन एनएसआईडी से आराम नहीं आया, तो हम किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरफ, जिसमें 2 फायदे होंगे। एक तो उसमें पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन का भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरा पेन से भी रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कंबाइंड ऑसिपिल्स में क्या करते हैं, डे 5 से लेके डे 25 तक साइकिल की, डे 5 टू डे 25 ऑफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हम उसे कंबाइंड ऑसिपिल्स देंगे। उसके बाद 4 to 6 मंथ्स तक इस तरीके से चलाएंगे हम। इससे क्या होगा, कंबाइंड ऑसिपिल्स में एस्ट्रोजन का कंपोनेंट होता है और एक प्रोजेस्टेरोन का होता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, ओव्यूलेशन को इनिबिट करा देगा, एंड जो एंडोमेट्रियम थी उसकी थिकनेस भी कम हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, उसकी प्रोलिफरेशन कम हो जाएगी। तो इस कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन भी कम होगा और ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गया, साथ में एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी कम हो गई और पेन भी कम होगा।
ये एक तरीका है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स में क्या करते हैं कि साथ में हम कॉन्ट्रासेप्शन भी दे देते हैं या कंबाइंड ऑसिपल्स भी दे देते हैं, प्लस हम मिफेनेमिक एसिड या कोई भी एनएसआईडीज ऐड कर देते हैं। तो ये तरीका है आपको पेशेंट को हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया से रिलीव करने का। अब एक तीसरा हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ पर सीवियर डिस्मेनोरिया है या इंट्रैक्टेबल पेन है कि जो इन दोनों तरीकों से नहीं रिलीव हो रहा पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज लूना। लूना इज लैप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन। लैप्रोस्कोपी की मदद से हम यूट्राइन नर्व को एब्लेट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो पेन की सेंसेशन होगी ही नहीं, ठीक है। तो पेन की सेंसेशन हमें कम करनी है ना बेसिकली, तो पेन की सेंसेशन हम इससे कम कर देंगे। देन सेकेंड मेथड है कॉटेज ऑपरेशन, COTTES, कॉटेज ऑपरेशन, जिसका दूसरा नाम है प्री सैक्रल न्यूरैक्टमी। जो सैक्रल नर्व्स हैं उसको हम कट कर देंगे आइदर बाय लैप्रोस्कोपिक अप्रोच और बाय द लैप्रोटमी से, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे सेंसरी पाथवे ब्लॉक हो जाएगा तो पेन की सेंसेशन कम हो जाएगी, और मोटर सेंसेशन हम ब्लॉक कर देते हैं, साथ में मोटर सेंसेशन से क्या होगा, स्पाज्म फील नहीं होगा, ठीक है। तो स्पाज्म में आराम मिल जाएगा। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है सर्वाइकल डायलेटेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जिस पेशेंट में बहुत ज्यादा सर्वाइकल रीजन में पेन हो रहा है, क्या हमने पढ़ा था कि सर्वाइकल रीजन से, इस्थमस से एंड इंटरनल ऑस के लेवल से सेंसरी नर्व्स हैं जो बैक में भी जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर सर्वाइकल सर्विक्स के एरिया का डायलेटेशन कर देंगे, जिससे जो सेंसरी पाथवे है वो ब्रेक हो जाएगा और पेन के सेंसेशन में रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। सो these are the things you should know about the primary dysmenorrhea, its causes, its sign and symptoms and its management. अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। So stay tuned, please subscribe and share my channel. Thank you.